हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल लाइफ स्किल पे स्वागत है। आज के जो हमारे जो गेस्ट है वो रियल एस्टेट बिजनेस में उन्होंने अपना नाम किया है, काम किया है एंड ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी रियल एस्टेट बिजनेस में 15 टू 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हम उनके बारे में, उनसे लाइफ के बारे में एज ए रियल एस्टेट बिजनेस में किस तरीके को वर्क, क्या ध्यान देना चाहिए, हमारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क किस तरीके करना चाहिए, उनके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। मैं हमारे चैनल, हमारे पॉडकास्ट पे अजमल सर को इनवाइट करना चाहूँगा। हेलो हेलो सर। सर आप हैज़ अ, मैं आपका सबसे पहले तो मैं आपका बहुत वेलकम करता हूँ सर, और बहुत थैंक यू करता हूँ कि सर आप हमारे पॉडकास्ट पे अपना वक्त दिए, कि आप ऑलरेडी आप साइट्स पे जाके बिजी शेड्यूल्स आपका बहुत है। तो सर थैंक यू सर। एंड सर सबसे पहले तो आप अपने लाइफ के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ आपने स्टडीज़ कहाँ से करी, उसके बारे में बताइए। मैं फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मैं मतलब बॉर्न बॉटअप यहाँ बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे के बाद फिर मैं कुछ फाइनेंशियल इशू थे तो हमने एजुकेशन करने के लिए अलीगढ़ चले गए। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मैंने अपना BA वगैरह किया, ग्रेजुएशन किया। ठीक है, इसमें और देखिए ऐसे कि कुछ फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से मेरे कुछ भाई भी थे जिन्होंने क्या किया कि अपना एजुकेशन उन्होंने भी अलीगढ़ से किया। वहाँ से वो डॉक्टर बने, एक डाइटिस्ट बना, दूसरे जो है आई स्पेशलिस्ट बने। दोनों दो अलग अलग जगह हैं। एक अपना यूपी में खुद के प्रैक्टिस करते हैं और दूसरा भाई कोरिया में अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ऐसे मुंबई में पैदा होकर अपना करियर, काफ़ी लाइफ स्टाइल करने के बाद कई साल हम लोग हॉस्टल में गुजारे। 14 साल हॉस्टल में रहने के बाद एक हम लोगों ने एक सेकंड लेवल के बाद हम लोग एक कुछ अचीवमेंट हासिल किया। ओके। तो सर आपने मुंबई में अपना, जो मुंबई जैसे आपकी अलीगढ़ में स्टडीज हो गया, MBA मार्केटिंग में हुआ। नहीं, अलीगढ़ से मैंने ग्रेजुएशन किया, BA ऑनर्स। बाद में फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं बॉम्बे आ गया। ओके। तो फर्दर स्टडीज से जब मुंबई में आए सर आप, तो आपने क्या किया? इसके बाद भी मैंने MBA किया थाने से, Yeah. थाने स्क्वाड से, थाने के थाने में चेकनाग करीब है। वहाँ से मैंने MBA फुल टाइम किया 2 साल का, मार्केटिंग प्लस लॉजिस्टिक्स स्पेशलाइजेशन में। अच्छा, आपने से MBA लॉजिस्टिक्स किया, फिर मार्केटिंग किया, फिर उसके बाद में आपने मतलब है मुंबई में, फिर आप जॉब जॉब के लिए निकले? जॉब मैंने पहले उस टाइम सर्च किया था, तो उस टाइम दो 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 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो लॉजिस्टिक में जाना है तो फिर मार्केटिंग में। अच्छा। तो मुझे मेरा तो मार्केटिंग बहुत स्किल ज़्यादा अच्छा था। और लॉजिस्टिक में ये है कि आपको इनकम ज़्यादा अच्छी मिलती है, राइट। और मार्केटिंग में आपको तो अपना क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता है। तो मैं क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छा था तो मैंने मार्केटिंग फील्ड चूज़ की। मार्केटिंग में शुरू में मुझे एडवर्टीजमेंट में कुछ नॉलेज था नहीं, तो सोचे एडवर्टीजमेंट कंपनीज में जॉब नहीं मिली, तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया बैंकिंग कंपनी से। ओके। ICICI प्रूडेंशियल मैंने पहली कंपनी में थी जो मैंने ज्वाइन किया। ओके। उसमें आपको मैंने सेल करना चालू किया कि इंश्योरेंस पॉलिसीज कैसे सेल करते हैं, अच्छा। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट कैसे सेल करते हैं। तो सर ICICI में जो आपने जो काम किया जी। वो पॉलिसीज के बारे में, राइट? तो पॉलिसीज के लिए सर अपने अपना बैकग्राउंड किस तरीके से, मतलब आप ट्रेनिंग ली थी, आपको पहले ट्रेनिंग दिए थे? उसमें ट्रेनिंग मिलता है एक्चुअली। ट्रेनिंग मिलता है। हाँ, वहाँ पर आपको 2 महीने ट्रेनिंग मिलता है, जो मैंने आपको सब प्रोडक्ट नॉलेज मिलता है, प्लस आपको बिहेवियर स्किल कैसे आपको बनाना है, कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए कस्टमर के साथ, प्रोडक्टनेस आप सीखते हो उसमें। ठीक है, प्लस ये इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ जो आपको सीखने मिलती है, जैसे आपके साथ कस्टमर से हमेशा सच बताओ जो भी रहता है। तो सर अपने वो टाइम पे आपके साथ में कोई पॉलिसीज पे, जो पॉलिसीज में हमारे साथ भी कॉल आते हैं जी। सर, ये लाइफ एजेंट की पॉलिसी है, इसकी पॉलिसी है, तो हम उनको कभी कोई सुनते हैं, कोई नहीं सुनते। तो आपके साथ में कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मोमेंट बहुत स्टार्टिंग कई में बार हुआ हुआ होगा? एक्चुअली। हाँ, कई बार हुआ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो ज्वाइन किया था उस टाइम हम लोग पास नॉलेज तो था, प्रोडक्ट नॉलेज, लेकिन हम लोग एक बॉन्डिंग नहीं था कस्टमर के साथ, कैसे आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, कैसे कस्टमर का प्रोडक्ट सेल करेंगे, सब नॉलेज कुछ था नहीं। तो 3 महीने तक मैंने एक भी पॉलिसी बेची नहीं थी। 3 महीने बाद फिर जाके मैं एक पॉलिसी बेची। तो एक पॉलिसी से आपने 3 महीने के बाद बेची सर, तो क्या हुआ, सडनली से 3 महीने के बाद आपने पॉलिसी बेची और बिक गई, जी। तो कस्टमर को क्या चाहिए था, मतलब आपने किस तरीके से उनको अप्रोच किया? एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा उनसे बॉन्डिंग तो मेंटेन किया, उनका तो बैकग्राउंड जानने की कोशिश की कि उनकी इनकम कितनी है, प्लस उनकी फैमिली में क्या क्या इश्यूज हैं। हर फैमिली में सब इश्यूज रहते हैं, हर कोई सबके साथ शेयर नहीं करता। राइट, राइट। तो आप जितना आप उनसे क्लोज रहोगे उतना आपको
नॉलेज मिले कि हाँ इनके साथ क्या क्या इशूज़ हैं। तो उस जितने भी उनके साथ इशूज़ थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, मैंने उसके ऊपर उनको सॉल्यूशन बताया कि सर आपके पास अगर हेल्थ इशूज़ है किसी फैमिली का, तो आप इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको फ्यूचर में कुछ हो गया, आपका ट्रैवलिंग का जॉब ज़्यादा है, इसमें आपको रिस्क लगता है, रिस्पेक्टेड आपको लगता है ज़्यादा, तो मैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी दे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के, आपको इन फ्यूचर जॉब पे आप जा रहे हो तो कहीं कुछ आपके साथ डिसेबिलिटी हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसमें आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ मैंने उनको बताई। तो उस एक पॉलिसी बेचने में मतलब से मुझे 15 दिन उनके पीछे लगना पड़ा। तो वो एक पॉलिसी चेक में उन्होंने 3 पॉलिसी मुझसे लिया। अच्छा जी। तो 15 दिन आपने उनको 15 दिन का टाइम दिया उनके बारे में मैंने काफ़ी वो मतलब उनको काफ़ी कन्विंस किया। हर एक तरीके से मैंने उनको प्लस पॉइंट जितने थे मैंने उनको बताया। तब जाके 15 दिन बाद जाके एक पॉलिसी मिली। ओके, फिर सर आपने फिर डायरेक्टली अपने रियल एस्टेट में शिफ्ट हुआ? नहीं मैं इस इंटरेस्ट बता, क्योंकि क्या है कि 3 महीने बाद आपको अगर कुछ अचीवमेंट मिलता है तो आप उसमें स्टक बनाते हो। कभी-कभी आप जॉब करते हो, ये रहता है कि उसमें 3 महीना या 6 महीना प्रोबेशन पीरियड होता है। तो 3 महीने के अंदर मैंने अपना एक टारगेट अचीव कर लिया था, तो मेरे लिए सिक्योरिटी हो गई थी जॉब ऐसे ही। मैंने बोला इसमें ही करियर बना सकते हैं, क्योंकि ये अपना चलेगा, हाँ हम सेल कर सकते हैं इसको। हाँ, एक वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था हाँ। मेरा। फिर मैंने क्या क्या कंटिन्यूस में करने लगा, लेकिन कुछ हादसे ऐसे आ गए लाइफ में कि मुझे वो लाइन चेंज करके दूसरी लाइन में आना पड़ गया। अच्छा हाँ, उसमें ये हो गया था कि मेरे फादर ने और हम लोगों ने मिलकर प्रॉपर्टी में कुछ पैसे डाले थे, तो उसमें कुछ फ्रॉड केस हो गए थे, हमारे पैसे एक तरह से डूब ही गए थे, सामने वाले हमको कुछ और तरीके से मतलब पैसे मिले ही नहीं हमको, क्योंकि नॉलेज था नहीं। जब किस तरीके का फ्रॉड हुआ था, क्या हुआ था? फ्रॉड ये हुआ था कि एक प्रॉपर्टी परचेस करने थे हम हम्म। लोग, छोटा सा स्लम में एक रूम लेने गए थे। अच्छा। स्लम में ये होता है, पता चला हमको पेपर नॉलेज था ही नहीं। स्लम में जनरली क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपको चेक करना पड़ता है कि भाई फोटो पास है कि नहीं है, प्लस दूसरा डॉक्यूमेंट्स बीएमसी सर्वे पावती आपके पास है कि नहीं है। इसके अलावा उसी एरिया में क्या नाम है, कुछ सोसाइटी है तो सोसाइटी का सोसाइटी किसके अंदर में आ रही है, जैसे कि कलेक्टर्स लैंड के अंदर आ रही है सोसाइटी या किसी और लैंड के अंदर में, तो उनके क्या नाम है रिसिप्ट होता है। मान लो अगर आपके ट्रस्ट किसी ट्रस्ट में आपके आए तो ट्रस्ट वाले आपको स्लिप देते हैं कि मंथली रेंट आपको उसमें देना होता है, तो उसकी स्लिप है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं उसमें, तो उसमें पता चला हमको कुछ पता ही नहीं था। हम लोग खाली देखा है भाई सामने वाले ने एग्रीमेंट किया हुआ है, किसी से परचेस किया हुआ एग्रीमेंट लेके हम लोग ने परचेस कर लिया, पैसे डूब गए हमारे। प्रॉपर्टी का पेपर भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला आपने, क्योंकि वो म्यूचुअल इंडस्ट्री नहीं था वो, तो आप उसी पे एडवोकेट के पास जाएंगे तो ये होगा कि भाई आपने मुझे पैसे दिया, मैंने आपको पैसे दिया। अच्छा। एक नॉर्मल एग्रीमेंट बनता है जो नोटरी नहीं होता है, विदाउट नोटरी होता है। हाँ, उसके बेस पे आपने बनाया हुआ है, नोटरी भी गया तो आपका एक रजिस्टर्ड होता है, लेकिन नोटरी था ही नहीं, प्रूव हो जाता है, कुछ पता ही नहीं था, नॉलेज था ही नहीं, मालूम नहीं था। हाँ। सो इसके बाद में फिर आपने सोचा कि नहीं हाँ कि हाँ, उसके बाद में मैंने सोचा यार रियल एस्टेट में जाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में एक बार धोखा हो गया, फ्यूचर में अपने पास जब इनकम बढ़ेगी किसी भी फील्ड में तो आप फ्यूचर में क्या करो, अपनी लाइफ सेटल करने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे। ओके, तो इसमें से मैंने अपना करियर शिफ्ट कर दिया करियर शिफ्ट सडनली मतलब एलआईसी से आप सीधा रियल एस्टेट में आ गए, जस्ट वो एक हादसे की वजह से। जी, वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि क्या है कि आपको कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ आपको हर टाइम सीखने मिल जाता है। बस ये है कि आपके ऊपर एक होना चाहिए, आपको एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि आपको कहाँ कौन से टाइम में कब शिफ्ट होना, कौन सी जगह आपको चूज करनी है। राइट सर, राइट सर। एज आप रियल एस्टेट बिजनेस में जब आपने ज्वाइन की, सो सबसे पहले सर फिर आपने कहाँ पे ज्वाइन करा? बिल्डर्स पे ज्वाइन किया, किधर किया, खुद से ही? नहीं, सबसे पहले मैंने बिल्डर्स के यहाँ जॉब किया है, काफी सारे बिल्डर्स के यहाँ जॉब किया। बिल्डर के यहाँ जॉब करने में प्लस पॉइंट आता है, कहीं भी आप जॉब करो, बिल्डर्स के यहाँ जॉब करो या किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के पास जॉब करो, तो आपको सीखने आ मिल जाता है। मेन है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सीखने मिल जाता है कि भाई पेपर वर्क कैसे होता है, कोई प्रॉपर्टी आप परचेस करते हो। जनरली बिल्डर क्या करते हैं, बिल्डर के यहाँ आपको लैंड एक्विजिशन मिल जाता है, ओल्ड फैक्ट्रीज रहती है उसको लैंड एक्वायर करते हैं, ओल्ड चीज़ मिल जाती है कैसे एक्वायर करना रहता है। ठीक है, कुछ फैक्ट्री आपकी शट डाउन हो गई है, कुछ कोई है नहीं इसका माए बाप, कुछ सेल करना है तो उसमें आपको नॉलेज मिल जाता है। प्लस आपको नोटरी सिस्टम कैसे नोटरी होती है, और डॉक्यूमेंटेशन में अलग अलग नोटरी चार्ज होता है, वो चीज़ मिल जाती है। अच्छा, हर डॉक्यूमेंटेशन के लिए नोटरी अलग रहती है? हाँ, क्योंकि क्या कि आप एकदम बड़ा डिक्लेरेशन एग्रीमेंट बना तो उसका चार्जेस अलग होता है। अच्छा, उसका फॉर्मेट अलग होता है। अच्छा, ठीक है, फिर आप सेल एग्रीमेंट बना तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, उसका चार्जेस
एडवोकेट्स अलग चार्जेस लेते हैं नोटरी वाले। सो ये सब तो आपको मतलब बिल्डर के साथ में काम करके मालूम पड़ा है? हाँ बिल्ड और भी सबसे चीज मालूम पड़ेगी अब वो जैसे लैंड एक्वायर कर लिया या प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया तो उसमें मार्केटिंग कैसे करते हैं, आपको कस्टमर के साथ कस्टमर इंटरेक्ट करना है उस प्रॉपर्टी पे तो कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, कहाँ का मार्केटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप सेल कैसे कर सकते हैं, कस्टमर आपका वॉक इन होता है कोई पर्टिकुलर साइट पे तो उसको सेल कैसे करेंगे, आपके पास क्या क्या एरिया आप मतलब प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आप क्या सेल कर रहे हो, सेलिंग स्किल आपको आ जाती है, मार्केटिंग स्किल, सेलिंग स्किल प्लस कस्टमर अगर आपको परचेस कर लेता है कोई प्रॉपर्टी तो उसका बैक ऑफिस सेक्शन होता है, सीआरएम सेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, वो आप सीख सकते हैं। सर फिर ये सब आपको जो नॉलेज चाहिए कितने टाइम में मिलेगा ये सब नॉलेज आपको? ये हर कंपनी में, क्योंकि कुछ कंपनी में क्या होता है कि सिर्फ आपको मार्केटिंग के लिए हायर करते हैं, कुछ कंपनी से सेल्स के लिए। तो मैंने काफी सारी कंपनीज की में काम किया तो उसमें हर कंपनी में अलग अलग रोल मिला। अच्छा। हाँ किसी कंपनी में मैंने मार्केटिंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम किया, किसी में सेल्स मैनेजर काम किया, किसी में दोनों चीज हैंडल किया। एट द एंड जो मेरी कुछ कंपनीज थी ऐसे जिसमें मैंने क्या साइड हैंडलिंग का एक्सपीरियंस लिया, तो पूरा साइड आपको मिला, आपको पूरा टेकिंग केयर करना, तो पूरा साइड ऑपरेट किया है? हाँ साइड आपको ऑपरेट करना था। तो भैया आपको बैंकर्स आपको आ रहे हैं तो बैंकर्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, प्रोजेक्ट टाइप के लिए, एपीएफ के लिए, वो आपने अप्रोच किया। प्लस आपको क्या नाम है कोई सोर्स सेलिंग लेने आ रहा है तो उसको कैसे टैकल करना है, या क्या नाम कोई बल्क बुकिंग करने आपके पास आ रहा है तो आपको कैसे उसके साथ क्या डिस्काउंटेड प्राइस देना है उसको, ये सब चीज़ें मार्केटिंग पार्ट कैसे है सब चीज़ें करनी है। सो मतलब आपको एक जॉब में मतलब अलग अलग रोल्स पे आपने अलग अलग कंपनीज में काम किए, सो मतलब अलग अलग चीज़ें सीखने मिली एज अ प्रॉपर्टीज रिलेटेड में। तो सर आपको कम से कम कितना टाइम होगा मतलब जॉब करते करते? जॉब करते थे ऑलमोस्ट 14 अप्रॉक्सीमेट 14 इयर्स हो गया। 14 ईयर्स हो गए। फिर सर इसके बाद में आपने सडनली मतलब 14 ईयर्स के बाद ऐसे जॉब आपका चल रहा था, आप इतने बड़े मार्केट में कर रहे थे, साइट मार्केटिंग कर रहे थे, अच्छा था, वो चल रहा था, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मालूम पड़ गया था आपको। फिर सर आपने अपना फिर उसके बाद में फिर एज अ बिजनेस सडनली फिर बिजनेस के ऊपर आप शिफ्ट हो गए, वो सर कहानी वो एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी उसमें ये हुआ था कि बीच में लॉकडाउन पड़ गया था। लॉकडाउन में क्या हुआ था हमारी सैलरीज वगैरह काफ़ी कम हुई थी, 20% हम लोग जो पैकेज था उस करंट पैकेज से 20% लेस पैकेज पे काम करना पड़ गया था। अच्छा। उस टाइम भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल करके, इसके बाद हर कोई स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम, तो हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे। राइट। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी कंपनी में अप्रोच किया, दूसरी कंपनीज में, तो वो लेवल नहीं मिल रहा था, जो लेवल पिछली कंपनीज में था वो लेवल नहीं मिल रहा था। कहीं की कंपनी में 1 साल का काम करके स्विच करना पड़ा था, कहीं कंपनी में 1.5 साल काम करके स्विच करना पड़ा था। और उनका ऐसा प्रॉब्लम था नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, या आपका सेलिंग स्किल नहीं है, आपका सब कुछ होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था, वो एक तरह से मान लो कि आपको एक इंडिकेशन मिल रहा था ऊपर वाले की तरफ से कि भैया आपको क्या नाम है लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, तभी आपके साथ हर जगह कहीं ना कहीं चीजें स्टेजेस चल जा रही जी जी आपने फिर आपने जो हैजा क्योंकि आपको 15 इयर्स का नॉलेज उठा प्रॉपर्टी रिलेटेड में, साथ सोचिए मतलब आपने अपना बिजनेस चालू किया। उसके बाद भी मैंने स्टार्ट कर दिया कि यार ये इंडिकेशन ही आपके लिए बेस्ट है, अगर आपने अभी इसमें कुछ कर लिया थी वरना फिर कब तक 1 साल 2 साल कंपनी में काम करेंगे। उस वजह से मैंने रियल एस्टेट में शिफ्ट कर लिया, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया रियल एस्टेट का। सर जब आपने खुद का बिजनेस चालू किया आपका, तो पहला कोई ऐसा किस तरीके से आपका पहला क्लाइंट या पहले आपने नेटवर्क किस तरीके से बनाया, कि ऑपरेट किस तरीके से किया आपने अपने बिजनेस को? पहले मैं एक्चुअली ऊंचे लेवल से मैंने एक्चुअली जॉब छोड़ा था, क्योंकि जब मैं साइड हैंडलिंग करता था तो उस टाइम एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग था, और जब आप बिजनेस जाते हो तो बिजनेस में आपको डाउन टू अर्थ होकर काम करना पड़ता है, बहुत नीचे लेवल से काम होता है, जो चीज़ आपने कभी की नहीं वो आपको करना पड़ता है। मैंने आज तक जब तक जॉब कर रहा था मैंने कभी स्लम प्रॉपर्टी बेची नहीं थी, स्लम की प्रॉपर्टी मैंने रेंटेड आउट नहीं की थी। तो मेरा जो पहली प्रॉपर्टी थी वो स्लम में एक छोटा रूम था 10 बाय 20 का, उसको मैंने रेंटेड किया था, तो वहाँ से मैं 3000 रुपये इनकम चालू हुई। हाँ वहाँ से 3000 पहले इनकम चालू हुआ। उसके बाद उसी स्लम में मैंने क्या नाम है कुछ प्रॉपर्टीज मैंने सेल की, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार क्या नाम है नीचे लेवल से आप जमीन में उतर के आप कैसे काम कर सकते हो, तो एक तरह से वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर वो स्लम की प्रॉपर्टी बेचते बेचते फिर बाद में फ्लैट्स वगैरह पे गए, रीसेल्स फ्लैट्स किए काफ़ी सारे खुला एरिया में, उसके बाद फिर वो चलते रही। तो सर आपका पहला जो फर्स्ट का जो था उसका आपने रेंट आउट किया, अपने स्लम प्रॉपर्टी बेची, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? उसमें एक डिफरेंट था, मतलब कि अपना ईगो आप मार के काम कर रहे हो। जो आपको उस टाइम काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हुए थे, बस स्लम में उतरा तो काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे कि यार
तो वहाँ लेवल ये नहीं है। लाइफ में बहुत से कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ कि बहुत से लोग आपको बहुत सी चीज़ करने मना करते हैं, तो उससे आपको आपसे अपने दिल की सुनना चाहिए कि भाई मेरे जो बेस्ट है वो मैं काम करूँ, जो मेरे नॉलेज है। चाहे सेल आपको करना ही है प्रॉपर्टी, चाहे प्रॉपर्टी ये हो, चाहे कोई चीज़ छोटा नहीं होता, सब एक लेवल ही होता है। अगर आपको कहीं से कुछ इनकम मिल रही है, उससे आपका फैमिली का क्या नाम है खर्चा चला पूरा महीने का, तो आप ये मत सोचिए कि छोटा काम है, आप छोटे काम से भी अपनी फैमिली सर्व कर सकते हो। तो शायद से मैंने ये मेंटेलिटी करके काम को छोटा नहीं समझा, काम को मैंने स्टार्ट किया, भाई ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है, करना स्टार्ट करूँ, तो सबसे मैंने छोटे काम से स्टार्ट काम किया। अमेजिंग सर। सो सर आपको आपका खुद का बिजनेस करते हुए से कितना टाइम हो गया सर? ऑलमोस्ट 5 साल हो गए रियल एस्टेट के काम। ऑलमोस्ट 5 साल। तो सर 5 साल में तो फिर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई। जी जैसे हम मिसाल के तौर पे जैसे एज अ रियल एस्टेट बिजनेस में ज़्यादातर इसमें प्रॉपर्टी सेल्स, प्रॉपर्टीज है, हाउसेस है, ये सब के बारे में बात होती है, डॉक्यूमेंटेशन पे। सो जिससे हम एज अ बायर परचेसर, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डर है, नया बिल्डर, अब वो कोई फ्लैट बेच रहा है प्रोजेक्ट्स में, तो एज अ जो हम प्रॉपर्टी में हम अपना कोई पैसा लगा रहे हैं, तो हम किस तरीके से जाने उसके बारे में कि बिल्डर सही है, हमारे को हमारा पोजीशन कब तक मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्या वर्क होना चाहिए इस पे। उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग पहले बिल्डर का बैकग्राउंड में चेक करना पड़ेगा, भाई इसने कितनी सारी प्रॉपर्टी बॉम्बे में, बॉम्बे एरिया में डेवलप किया है कि नहीं किया हुआ है, अगर डेवलप किया तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने पोजीशन दिया है कि नहीं दिया, बिल्डर का बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। दूसरा ये कि प्रोजेक्ट पे क्या नाम पर डेरा नंबर मिला है कि नहीं मिला है प्रोजेक्ट, क्योंकि कभी कभी बिल्डर क्या करते हैं सॉफ्ट लॉन्च करते हैं, सॉफ्ट लॉन्च में ये होता है कि आपको पूरे डिटेल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट तो आप कर सकते हो, पैसा पे डूबते नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च के बाद बिल्डर को क्या नाम है जब वो लॉन्च करते हैं तो उनका डेरा नंबर आने के बाद वो लॉन्च करते हैं। सॉफ्ट लॉन्च होता है कि भैया उनके पास डेरा नंबर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है गवर्नमेंट में, अभी डेरा नंबर मिला नहीं। सॉफ्ट लॉन्च में एक अवेयरनेस होता है कि भाई उसमें बिल्डर जो एक छोटा रेट आपको एक प्रॉपर्टी का रेट ओपन करेगा, हो सकता है उसमें आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाता है कभी भी। मान लो किसी एरिया में कुर्ला एरिया में आपको कोई एक सॉफ्ट लॉन्च प्रोजेक्ट मिलता है, तो वहाँ पर आपको 4000 स्क्वायर फीट का रेट मिल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4000 से रेट चल नहीं रहा है, 4000 स्क्वायर फीट का रेट मिल रहा है। फिर उनके बाद जब डेरा नंबर आता है तो वही बिल्डर उसी सेम प्रॉपर्टी का रेट बढ़ाते हैं, 4500 5000 स्क्वायर फीट आता है। डेरा नंबर सर मतलब एक्चुअली रजिस्ट्रेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म ये महारेरा नंबर से रजिस्टर्ड मिलता है कि प्रोजेक्ट आपका अप्रूव्ड है कि नहीं। जब प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए रेरा नंबर रहना पड़ता है बिल्डर्स को, तो बिल्डर अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन, उनका जो भी रहेगा क्या अपना डॉक्यूमेंटेशन सब वहाँ सबमिट करना पड़ता है, तो उसमें पूरा उसके बेस पे जाके आपको रेरा नंबर मिलता है। तो ऐसे जब न्यू कोई बिल्डर से तुम किसी का फ्लैट ले रहे हो, किसी कर रहे हो, तो उनका पहले प्रोजेक्ट बिल्डर का रेरा नंबर देखिए, उनका प्रीवियस बैकग्राउंड चेक कीजिए, तो वो हिसाब से आप ना ले सकते हो। एंड सर जैसे हम किसी प्लॉट्स में ले रहे हैं, राइट, हम प्लॉट का कोई बाय कर रहे हैं, तो रिसेंटली कैसा रहता है, कोई प्लॉटिंग में है और जैसा आदिवासी प्लॉट है या मतलब ग्रीन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, तो उसमें किसी लोग कई कई जगह पे लोगों का फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज को कोप अप करने के लिए, बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे पर्सनली अपने साइड विजिट किया किसी भी एरिया में, तो अपने को पहले एक सर्वे करना चाहिए, खुद का सर्वे करना चाहिए कि भाई उस एरिया में रेट वगैरह क्या चल रहा है, ठीक है, कौन कौन से डेवलपर्स हैं, ठीक है, और जो डेवलपर्स है तो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड आप चेक कर लो, उनका पर्सनल स्टडीज के लिए कि भाई इन्होंने कहाँ का प्लॉटिंग किया हुआ है, फर्स्ट प्लॉटिंग तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मैं एज ए गुड सेलर हूँ, मैंने क्या किया किसी का प्लॉटिंग लेकर खुद का सेलिंग चालू कर दिया। अच्छा। हाँ, तो मैंने कुछ प्लॉटिंग इससे पहले किया ही नहीं, तो उसमें पेपर मैंने नॉलेज लिया ही नहीं, आपको कुछ भी भेज दिया मैंने, तो ये इससे जाना जरूरी होता है। प्लस उस एरिया में अगर आप जा रहे हो पर्सनली तो वहाँ टोकन अमाउंट मत दो, पहले क्या करो डॉक्यूमेंटेशन बांधने की कोशिश करो, डॉक्यूमेंटेशन को देता नहीं है आपको, सिर्फ 7/12 उतारा आपको मिलता है, वो आप कोशिश करके वहाँ से मिल जाए, 7/12 में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, भाई ये लैंड क्या नाम है किससे बिलोंग्स करता है, कितना एरिया है इस एरिया पे, उसमें आपको मिल जाएगा भाई एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं है, आदिवासी लैंड तो नहीं है, या कुछ एरिया होता है नो डेवलपमेंट राइट्स, नो डेवलपमेंट जोन होता है जहाँ पे आप क्या नाम डेवलप नहीं कर सकते हो, तो वो हिस्ट्री मिल जाती है हमारे,
जब हम कोई प्लॉट ले रहे हैं, कोई लैंड ले रहे हैं, जी तो इसके लिए 7/12 का डॉक्यूमेंटेशन लेना जी जरूरी है। इसमें कोई रेरा नंबर का नहीं रहता? नहीं, इसमें नंबर नहीं था। इसमें क्या है, मैं अभी आपको 7/12 मिल गया तो मतलब आपके पास डिटेल भी आ गई। डिटेल आ गया पूरा। उसके बाद जब वो आप उसका कोई प्लॉटिंग करता है बिल्डर या बिल्डिंग्स बनाता है, तब वो रेरा के लिए अप्लाई करता है, रेरा नंबर के लिए कि भैया ये डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है प्रॉपर्टी का, इसके बेस पे रेरा नंबर ताकि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकूँ। तो उसमें अलग डॉक्यूमेंटेशन आता है। ऐसे मान लो बिल्डिंग है, बिल्डर बिल्डिंग डेवलप कर रहा है, तो उसमें सीसी मिलता है उनको, कमर्शियल सर्टिफिकेट, कितना सीसी मिला है, कितने फ्लोर का सीसी मिला है उनके पास, एक से मिला था। फिर वो उसी में एक एग्रीमेंट और ऐड करते हैं, वो टाइटल सर्टिफिकेट, टाइटल क्लियरेंस बोलते हैं उसको, वो भी रहता है उसके अंदर। पीआर का प्रॉपर्टी कार्ड होता है। ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपको बिल्डर साइड से मिल जाता है। बिल्कुल समझ जी राइट सर। एंड सर जैसे बेसिकली जैसे हम रियल एस्टेट एजेंट्स पे देखते हैं, तो फॉस्टर्स का हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो जैसे अब जैसे मैं देखा ना, एक आर्टिकल को मैं रीड आउट कर रहा था, तो उन्होंने एक ही प्लॉट को जी 150 दिन को बेचा। 150 दिन, यहाँ हमारी मुंबई की कंपनी है इधर ही, बट बकायदा मतलब कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो उन्होंने अपना मतलब लोगों से ऐसा पोटेंशियल किया है। हम उसको, हमारे साथ ऐसा हो गया, अब उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ज़्यादातर मैं ये देख रहा था उसमें लोगों को, लोग लिख रहे थे अपने आर्टिकल्स में जो मार्केट वैल्यू से कम में मिल रहा है, इस तो उसके लिए हम जो बायर है उसको क्या चीज़ के ऊपर ज़्यादा नोट डाउन करना चाहिए, ऐसे ऐसे फ्रॉड स्कीम में ना फंसे? उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर्वे करना बहुत कंपलसरी होता है। आप खुद का एक सर्वे कर लो, राइट। वो बेटर रहता है कि उस एरिया में प्लॉटिंग का रेट क्या चल रहा है। मान लो मैं आपको एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ परमिल एरिया में 20 लाख में 1000 स्क्वायर फीट का लैंड, तो 1000 स्क्वायर फीट का लैंड परमिल एरिया में क्या कॉस्ट चल रहा है, तो आप क्या नाम है, रेट देखने से रेट चेक कर सकते हैं कि भाई इस एरिया में इतना स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। उसी स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से आप कैलकुलेशन ले सकते हैं। भाई मान लो वहाँ एरिया में 5000 स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है और आपने 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से 5 लाख में मिल ली सपोज करो, रेडी देखने के हिसाब से आपको 5 लाख में आपको आउटकम में दे रहा हूँ, तो रेडी देखने से नीचे रेट दे नहीं सकता हूँ मैं आपको, पहली बात तो ये। सही बात है कि अगर मार्केट वैल्यू अगर 50 लाख बोल रहा तुम 20 लाख बोल रहे हो तो कैसे चलेगा? जी, तो वहाँ से तो चेक कर सकते हैं। रेडी देखना, रेट चेक कर लो कि उस एरिया में क्या चल रहा है, प्लस और बिल्डर जो दूसरे हैं वहाँ पर नियर एरियाज, वहाँ पर उनका क्या रेट चल रहा है, और वो सेम प्रॉपर्टी का वो लोग क्या बोल रहे हैं, उस एरिया में क्या रेट चालू है, राइट। तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई क्या नाम फ्रॉड मतलब मुझे फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, एक आइडिया मिल जाएगा कि पनवेल एरिया में सपोज करो आपको 20 लाख में प्रॉपर्टी मिल रही है और मैं आपको 10 ही लाख में दे रहा हूँ और रेडी आपका वहाँ पर 12 लाख में चल रहा है, तो कैसे मैं 10 लाख में दे रहा हूँ, तो आपको ही क्लियर हो जाएगा कि रेडी इतना रेट में क्या चल रहा है रेट, और जो कॉम्पिटिटर वो क्या रेट से बेच रहे हैं, मैं क्या रेट से बेच रहा हूँ। मतलब खुद सर्वे कीजिए, दूसरे बिल्डर्स के पास जाके भी सर्वे कीजिए, मार्केट की सर्विस कीजिए, वहाँ के आसपास मतलब सर्वे करना बहुत इम्पोर्टेंट है जब तुम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। एंड इसमें सर डॉक्यूमेंटेशन का कोई वर्क नहीं रहेगा? नहीं, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं इसमें, पहले आप खुद का सर्वे कर लीजिए, बाद में ये है कि तो वहाँ से तो जैसे जनरली मैंने आपको बताया कि वहाँ कोशिश कीजिए कि वहाँ पर्सनल आप विजिट जब करते हो तो 7/12 नंबर ले लीजिए, 7/12 उतार और डॉक्यूमेंटेशन लेके वहाँ से आप और चेक कर सकते हैं कि प्लॉट है क्या, हिस्ट्री क्या इसका है। है, फिर तो मैं को जनरली को लास्ट कर सकूँ। एंड सर जैसे न्यू एजेंट्स है आज की तारीख में, जो नया बिजनेस रियल एस्टेट बिजनेस में लोग आना चाहते हैं, काफ़ी जन और एजेंट्स आ भी रहे हैं, तो उनको किस तरीके से अपना वर्क करना है, जैसे एज लॉन्ग रन, जब उनको ये ऐसा लंबे टाइम तक कोई बिजनेस में स्टेबल रह सके, तो उनको किस तरीके से अपना काम करना चाहिए? जैसे मैं जो करता हूँ फिलहाल तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया था पहले, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजीज तो थी लेकिन हम लोगों ने इतना फोकस किया नहीं था क्योंकि अपने पास कुछ सेविंग जितनी भी थी सब अपना लॉकडाउन में ख़त्म हो गई थी। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब मैंने अपना स्टार्ट किया तो ज़्यादा पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया काफ़ी सारी सोसाइटीज़ वगैरह में, तो वहाँ काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में मैंने कुछ सोसाइटी को दे के, एक जनरली होता है कि आपकी बॉन्डिंग सोसाइटी के साथ बनी है तो सोसाइटी को देना पड़ता है, तो वहाँ से मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था सोसाइटी मेम्बर के साथ सेक्रेटरी वगैरह से कोऑर्डिनेशन करके, ठीक है। तो वो इवेंट से मुझे काफ़ी सारे कस्टमर मिले थे, फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग किया था, उसके बेस पे मैंने तो नए एजेंट्स जो आ रहे हैं, नए जो है उनको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, उनको डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, अभी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है। बेस्ट ऑप्शन। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या नाम है, अगर आपको लाइफ उसमें करना है, क्या नाम है, करियर बनाना है इसमें, तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी आपकी नेटवर्किंग है वो आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपके जितने भी नए बायर्स
बायस है, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ से आप कोऑर्डिनेशन करो। और एकदम जो फ्रेशी है, मतलब हाँ, जो सडनली मतलब कॉलेज से निकल के आ रहे हैं। तो उनके लिए बेस्ट है कि आप कहने से तो एक तो मैं आपको रेफरेंस बताया आपको, दूसरा ये कि आपका रेयर नंबर अप्लाई कर दो, 1000 मीटर रहता है। नहीं नहीं नहीं, जो फ्रेशी है, जो मतलब जो एकदम फ्रेशी है, मतलब जो अच्छा, न्यू कमर फ्रेशर्स जो न्यू कमर है न्यू कमर आए तो न्यू कमर को थोड़ा सा ऑप्शन नहीं आता कि नॉलेज बिल्कुल नहीं रहता, तो उनको या तो बिल्डर के यहाँ जॉब करें या तो फिर ऐसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के यहाँ जो रेयर रजिस्टर रहते हैं उनके यहाँ आप वहाँ जॉब पे करो, तो काम उससे करें, नॉलेज लो। उनसे नॉलेज लो। हाँ, नॉलेज वहाँ पे अपना फ्यूचर्स में Invest सिक्योर से कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है आगे जाने बाद। जैसे हम ही लोग हैं, अभी हम लोग आगे जाने बाद कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर क्या नाम है, बहुत सारे बिल्डर्स प्रॉपर्टी डेवलप तो करते हैं लेकिन उनके पास सेलिंग टेक्निक नहीं है, सेलिंग टीम नहीं है, तो हम वहाँ पर जाके अपना करियर बना सकते हैं, जैसे सोच सेलिंग ले लिए। वो एक हाँ ये भी एक पॉइंट है कि जो जी नए फ्रेशर्स है, मेरे ख्याल से पहले जो नए फ्रेशर्स है उनको पहले लेकिन बिल्डर के पास काम करना जी चाहिए, एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क के बारे में मालूम होना चाहिए सब कुछ। अगर उसके बाद में उनको लग रहा है कि नहीं हम ये चीज कर सकते हैं, जी तो उनको ये काम करना चाहिए, राइट। राइट एंड सर फिर हम इसमें ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जी तो जैसे अभी Housing.com हो गया, 99 एकर्स हो गया, सो नए नए अभी एजेंट्स का काम इससे बहुत कम हो गया। जैसे ज्यादा के साथ साइट्स पे देख लिए, वहीं से उन्होंने बुकिंग कर लिया, तो एजेंट का जो पहले रहता ना, ब्रोकरेज रहता था, एजेंट का कमीशन रहता ना, तो वो कम हो गया। नहीं नहीं, तो तब भी हम आपको लोग लगता है कि जी उसकी वजह से कोई टेक्नोलॉजी में आपके बिजनेस पे नहीं, कुछ इफेक्ट पड़ा फर्क नहीं है? पड़ा, बल्कि हम लोग नहीं। का और आसान हो गया, क्योंकि उनसे हम लोग को एक सपोर्ट मिलता है। अच्छा अब ऐसे मान लो कि मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मैंने क्या हम्म, किया कि पोस्टिंग कर दिया। अच्छा हाँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ मैंने क्या किया, ये सब जितनी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर पोस्टिंग ले लिया, इनका पोस्टिंग सेक्शन होता है, वहाँ पर आप या तो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज रहती है, मान लो मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज है कुल्ला में, कोई जानता नहीं, मैं अपने नेटवर्क से, मेरा सिम नेटवर्क जानता है, तो मुझे सबको बताना है, तो मैंने क्या किया वहाँ पर पोस्टिंग कर दिया 99acre.com पे, जितने भी और उसकी property.com है, वहाँ पे मैंने पोस्टिंग करके उनको पेड सिस्टम रहता है, वहाँ पर 5 प्रॉपर्टी 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए मैंने उनका पैकेज ले लिया, वहाँ पर जो भी उनको वेबसाइट विजिट करें तो वहाँ से इजीली मुझे लीड्स वगैरह मिलेगी, सही सर, एक अमेजिंग प्रॉफिट सर। मुझे ये मिल गया वहाँ से। दूसरा ये है कि उनका कुछ सेक्शन ऐसा होता है कि भैया आप आपके पास कुछ पोस्टिंग नहीं है, आपको खाली वहाँ से डाटाज वगैरह लेने हैं, तो वो डाटाज वगैरह भी लेते हैं, तो डाटाज हम लोग को बेनिफिट रहता है, वो पेड डाटाज देते हैं, वहाँ कुछ उनका रहता है पेमेंट सिस्टम दे के आप डाटा से कॉलिंग करके वहाँ से कस्टमर ले सकते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी बल्कि एक तरह से हम लोग को फायदे ही हैं, बहुत फायदा जो होगा, बहुत मतलब फायदा हो आपको बहुत गया फायदा होगा, मतलब वो टेक्नोलॉजी भी आज आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड बन जी गई एक तरीके की। एंड हम जो रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में और बहुत सी चीजें है, जैसे कि एक एजेंट है, राइट, so उसको बहुत तरीके से कम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम किस तरीके से जनरेट करें। अदर सोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया कि आगे जाने में हम आपने मान लो बहुत अच्छा काम किया, तो आगे जाने के बाद बहुत सारे बिल्डर को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, टीम्स नहीं है, सेल्स टीम नहीं है, या उनके पास कुछ ऐसा बैक एंड टीम नहीं है जो उनके प्रोडक्ट बेच सकें, जैसे मीरा रोड में है, या फिर आपको क्या नाम है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है, जब मैं स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, बहुत सी जगह आपको जहाँ पर सोच सेलिंग कर सकते हैं, सोर्स सेलिंग। सोच सेलिंग पूरा बजट आपने ले लिया, सोर्स सेलिंग सर कुछ कॉन्सेप्ट आप बोल सोच सकते सेलिंग हैं? का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई आप पूरी मार्केटिंग आप करो, मार्केटिंग का खर्चा आपका हो गया, उसका फिर आपका सेल्स टीम का खर्चा आपका हो गया, अच्छा। ठीक है, खाली कंपनी आपको क्या नाम है और ये प्रोडक्ट बना के देगी आपको। ये जो सोर्स सेलिंग का कांसेप्ट है, ये मतलब हर एजेंट कर सकता है या मतलब नॉर्मली रेलर रजिस्टर जो सिर्फ जो रेरा जनरेटर, हाँ रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं वही कर सकता है जी, सोर्स सेलिंग, वो वो हर एजेंट नहीं कर सकता? हाँ, ज़्यादातर रेलर रजिस्टर जो एजेंट रहता है वही लोग करते बेटर है, क्योंकि क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जैसी है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में ये होता है कि बिल्डर सिर्फ रेलर रजिस्टर के एजेंट के साथ ही काम कर सकते हैं। ओके। हाँ, बाकी अनऑथराइज जो रहते हैं, जो रेलवे स्टेशन नहीं है, वो बिल्डर के यहाँ काम नहीं कर सकते हैं अच्छा, जी। उसमें ये होता है कि आपके न्यू कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो कंसेप्ट है जी। वो किस तरीके से मतलब वर्क हो रहा है, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है एजेंट्स के लिए कमाने के लिए? आउटसोर्सिंग में जैसे कि आपको पूरा एक तरह से प्रोजेक्ट हैंडल करने पूरा मिल जाता है, उसमें ये होता है कि आपको इनकम्स एक साथ मिल जाती है बिल्डर के साथ, आपके नेटवर्क ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, जो वहाँ के लोकल चाइना पार्टनर्स रहते हैं उनसे आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है, फ्यूचर में कभी आपको उस एरिया में कोई और प्रोजेक्ट मिल जाता है सोर्स सेलिंग के लिए, तो वहाँ वहाँ नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है कि काफ़ी सारे एजेंट के पास अलग अलग चीज़ें होती है, कुछ एजेंट के पास डाटाज मिल जाता है, किसी को टेली कॉलिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ से अपना टेली कॉलिंग आप दोनों प्रोजेक्ट के लिए करवा सकते हैं, तो एक बेनिफिट ये मिलता है। दूसरा ये कि आपके पास बैंकर्स सामने से अप्रोच करते हैं कि भैया अच्छा। आपको क्या नाम प्रोजेक्ट
एपीएफ नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपने मान लो सोशली लिया है, एपीएफ करवा दिया है, तो प्रोजेक्ट आपका ऑटोमेटिक मतलब ऑलमोस्ट 40% या 50% आप बोलोगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती प्रोजेक्ट के पीछे, क्योंकि आपका एपीएफ नंबर मिल जाता है तो कोई भी अप्रोच कर सकता है अपने प्रोजेक्ट और को। प्लस जी ये आउटसोर्सिंग में तुम बिल्डर से टाई अप में हो, जी। तुम एक तरीके उनके पार्टनर बन जाते हो, हाँ, कैसे आप फाइनेंशियल आप पार्टनर हो जाते हो। फाइनेंशियली जी पार्टनर हो जाते जी हो। ओके। एंड फिर इसमें जो बिल्डर्स का जो आप सेल आउट कर रहे हो, जी। तो उनका परसेंटेज कैसा रहता है, इसमें क्या रहता है? परसेंटेज जैसे मैंने बताया कि एक हम लोग बल्क अमाउंट ले लेते हैं कि भैया आपको हर फ्लाइट के पीछे 3% या 2% जो देना है वो आप दे सकते हर हो। फ्लैट के पीछे हाँ मतलब फ्लाइट। अगर समझो उन्होंने 10 माले की हाँ बिल्डिंग है, जी 10 फ्लोर की, अब एक के अंदर 4 घर है, जी। एक फ्लोर पे मैक्सिमम, तो हर फ्लैट पे मतलब जो बिल्डर है रेरा वो। एजेंट का वो कर रहा जी। है, जो आउटसोर्सिंग कर रहा है, उनको हर फ्लैट पे 4% मिला है। नहीं वो जैसे मैंने बताया बिल्डर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपके बीच में है। कुछ बिल्डर 3% देते हैं, कुछ बिल्डर 2.5% मतलब 3% देंगे। जो बात रहेगी, जो बात है कि उसके लेकिन ऊपर वो होता हर है। एक फ्लैट पे हर रहेगा, एक फ्लैट पे रहता है। राइट? जी सो वो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ जी। इनकम समझने से। क्योंकि एंड कभी कभी क्या करना पड़ता है कि हम लोग जैसे मान लो 3% मैं बिल्डर से लिया है, लेकिन मैं सामने वाले जो दूसरे एजेंट से मैं क्लाइंट ले रहा हूँ, मान लो मेरी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ मेरे सेल्स एक्टिविटीज़ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, दो दूसरे चाइना पार्टनर्स है उस एरिया में, लोकल चाइना पार्टनर्स, उनको अप्रोच करके वहाँ से क्लाइंट मिल रहा है, तो मुझे वहाँ भी 2% देने हैं। तो ओवरऑल मेरा तो 1% है ना ऐसे, तो 1% आगे 1% आगे तो परसेंटेज मेरा बढ़ जाता है एक साथ। सर मैं तो तो सोच रहा हूँ हम भी जी मैं भी आउटसोर्सिंग करना चालू जी कर देता हूँ, जी। मतलब बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ नहीं अच्छा इनकम है। बिल्डिंग अच्छा बिजनेस इसमें ये है कि आपकी बस एक लाइक रेरा सर्टिफिकेट चाहिए बस एक रेरा सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और आपका मतलब एक बैकग्राउंड नॉलेज रहना चाहिए बस उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। यार, बहुत अमेजिंग है सब। एंड सर जो हम न्यू कमर एज एजेंट के एज एजेंट, इसकी कैपेबिलिटी क्या रहनी चाहिए एज न्यू कमर एजेंट्स के लिए? कैपेबिलिटी नहीं बोल सकते, बस इसमें बोल सकते हैं कि आपके पास एक तरह से खुद का कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए आपके अंदर, कॉन्फिडेंस का प्लस ये कि आपको जितना ट्रांसपेरेंट आप रहोगे क्लाइंट के साथ, जितना आप सच बोलोगे क्लाइंट के साथ, उतना बेस्ट बेस्ट रहता है। क्योंकि क्या आजकल सब हर कोई जानता है, अभी आप देखो रिक्शे वाले उनको आप बोले यहाँ पर रेलवे टिकट के लिए आपको लाइन आनी पड़ती थी, अभी क्या हो रिक्शे वाले मैं उनको डाउन टू अर्थ नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बोलना चाह रहा हूँ कि उनको नॉलेज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल जो जो पढ़ा लिखा नहीं है अनएजुकेटेड सेक्टर जो है अपने इंडिया में, उन्होंने वो भी क्या ना टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से इतना ज़्यादा स्किल उनके अंदर आ गया है कि वो ऑनलाइन अपना टिकट मार सकते हैं। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्या नाम है डेरा एजेंट बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं क्या नाम है एजेंट मैं अपना करियर बनाऊँ, तो उसमें ये है कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। धोखाधड़ी आप नहीं कर सकते हो किसी के साथ। एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, हाँ और धोखाधड़ी मतलब जो भी तुम्हारा वर्क है, जी। जो बात है, भले कम कमाओ लेकिन अच्छा हाँ कमाओ, चलो जी। जितना ट्रस्ट आप बिल्डअप करो। जितना आप क्या नाम है सच बोलोगे उतना आप क्या नाम है मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सफल रह सकते हो। ओके। जी एंड और थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए, जी। मतलब थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होना चाहिए एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जी नॉलेज कंसल्टेंसीज तो के ऊपर। कंपलसरी है। अगर आप एक प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहे हो, बड़े प्रोजेक्ट में, कम से कम आपको 6-7 साल का एक नॉलेज रहना चाहिए एक बिल्डर के साथ में काम करा हुआ, जी राइट? राइट। एंड उतनी कैपेबिलिटी के लिए हम बात कर रहे थे, जो न्यू और जो न्यू कमर्स है, न्यू कमर्स के लिए अगर हम बात करते हैं, नहीं न्यू कमर्स के लिए सर हम रेंडेड है, ऑलरेडी न्यू कमर्स के लिए हमने बात कर चुके हैं। सो सर आपका जो बिगेस्ट मोमेंट है, राइट, जो आपने जब नया बिजनेस चालू किया, तो आपने आप फर्स्ट क्लाइंट या जो भी आपका बिग मोमेंट जो आपको लगा नहीं यार ये ट्रांजेक्शन के लिए एक बिग डील मिली आपको, उसका एक मोमेंट सर, एक एक्सपीरियंस कुछ मिल सकता उसका एक्सपीरियंस ये था कि जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी सेल की थी, वो काफ़ी दिन से स्टक थी वो है? बिल्डर एक नौ में मेरे वो थे क्लाइंट, उनके साथ मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी डील की, लेकिन एक प्रॉपर्टी उनकी काफ़ी स्टक थी। वो एक तरह से बहुत दिन से उनके पास कितने सारे एजेंट को दिखाया उन्होंने, बिकी नहीं थी, तो मैं था जो उनके साथ वो डील क्रैक की। उसमें ये था कि जो भी आता था उन्होंने सामने से रेट बढ़ा देते थे एक्चुअली, जो भी बायर्स जाते थे, जो भी एजेंट लेके आते थे लोकल एजेंट, तो वो अपना कट रखने के चक्कर में प्रॉपर्टी रेट बढ़ा देते थे। हालांकि प्रॉपर्टी की कीमत मान लो 40 लाख थी, तो 50 लाख 45 लाख में बेचते थे, कोई क्लाइंट लेता नहीं था। अच्छा। हाँ तो मैंने उसमें कुछ ऐसा कुछ दिमाग में आया, गॉड गिफ्टेड था एक तरह से कि भैया मैंने उस प्रॉपर्टी को बेकार मतलब ज़्यादा मेहनत
मेहनत तो थी उसमें ज़्यादा, मतलब कि 3-5 करके नहीं किया मैंने, बल्कि एकदम सिंपल तरीके से ट्रांसपेरेंसी रख के दोनों साइड से कि भैया ये टर्म कंडीशन है कि ये इस तरीके से आपको करना है, एकदम नॉर्मल सच। तरीके जो हाँ, एकदम सब सच बोल के सच जो बोल काम के, किया मैंने एक्चुअली, कहीं पर कुछ हिडन कॉस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं मतलब था। अगर समझो कि कितनी जगह पे से अगर प्रॉपर्टी 50 लाख की हो रही जी। है और एजेंट ही फिर बोले सामने से 55 लाख 60 लाख, तो हाँ। फिर वो नहीं नहीं, होता, उतना जाहिर मार्जिन सी नहीं, बात है, मैंने इतना क्या मार्जिन किया, नहीं हाँ करता है मैंने कोई भी। मार्जिन कम रख के किया, हाँ मैंने ये किया कि भाई 1% इनसे लेना, 1% इनसे लेना। राइट। हाँ, तो 1% पे मैंने काम किया, लेकिन वो आगे जाने के बाद सामने जो बायर्स है उन्होंने 1% दिया, जो सेलर्स है उन्होंने मुझे 2% मिला। हम्म। उस हिसाब से मेरे लैब का ज़्यादा अचीवमेंट अच्छा अच्छा, वो तो हुआ। वो एक आपके फर्स्ट मोमेंट जो था आपके लिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी ये है। बहुत ज़रूरी है, सच बोलना बहुत नॉलेज, ज़रूरी है इस लैब में। इस नॉलेज लैब में बहुत एक्सपीरियंस, ज़रूरी है। एक्सपीरियंस मतलब एक बिल्डर के साथ में रह के वर्क करना, एक नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, नोटरी के लिए भी आपने एक नोटरी का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जी। डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एंड ओवरऑल सर आपसे बात करके तो मैं, मुझे इतना ना नॉलेज हो गया है जी। कि डॉक्यूमेंटेशन कितना ज़रूरी है, मुझे किस किस चीज़ों को वर्क करना चाहिए, क्या क्या जी। ध्यान देना चाहिए। सो मेरे व्यूवर्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी ये डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर वर्क है, जो 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 एक प्रॉपर्टी सेल्स ले रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो रेरा सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम आप सभी को ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। इन अजमल सर से भी कांटेक्ट करना हो सो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, राइट। सो थैंक यू सर।